Hello, my dear friends and scholars. Welcome to all of you once again to your own channel Anand the Law Concept ATLC. Friends, जैसा कि आप सब जानते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट चैप्टर नंबर 2 को कवर कर रहे हैं, जिसमें सेक्शन 5 से लेकर के 55 तक हम लोग रिलेवेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। उसी सीरीज में आज जो हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं या समझने जा रहे हैं वो है डाइंग डिक्लेरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा जाता है और क्वेश्चंस इस पे घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि कहीं भी सही एक्सप्लेनेशन इसका नहीं मिलता है। केवल डेफिनेशन के माध्यम से आप इसको नहीं कर पाएंगे, और तो और इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं जिनका एग्जैक्ट मीनिंग कोई सही से डिफाइन नहीं कर पाता है। तो इसीलिए आज हमने सेक्शन 32 को चुना है, जिसके क्लॉज 1 में डाइंग डिक्लेरेशन आता है। तो आइए जानते हैं डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है। तो सर्वप्रथम मैं आपको एक बात बता दूं कि डाइंग डिक्लेरेशन बेयर एक्ट में कहीं भी मेंशन नहीं है ये वर्ड कि डाइंग डिक्लेरेशन के नाम से है, तो कुछ और है, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है। ध्यान रखिएगा, कभी भी पूछा जाए क्या डाइंग डिक्लेरेशन मेंशन है, तो नहीं, ये चीज धीरे धीरे अडॉप्ट हो गई है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ देता हूं कि आज मैं आपसे कवर क्या क्या करूंगा, देन आफ्टर प्रोसीड करता हूं। सबसे पहले सेक्शन 32 क्लॉज 1 का मैं आपको बेयर एक्ट लैंग्वेज पढ़ाऊंगा, देन आफ्टर उसमें 4 वर्ड्स आएंगे, 4 टर्म्स आएंगे जिनको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आपको बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द एविडेंस लॉ बताऊंगा, देन आफ्टर 2 केस लॉज हैं, देन आफ्टर रीजन फॉर एडमिटिंग डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग डिक्लेरेशन को क्यों एडमिट किया जाता है इस बात का रीजन बताऊंगा, फिर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे। देन आफ्टर मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन है, अगर एक से ज्यादा डाइंग डिक्लेरेशन कोई बंदा दिया है तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे ये भी समझेंगे। देन आफ्टर एविडेंटरी वैल्यू ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन क्या है वो जानेंगे। फिर इंडिया और इंग्लैंड में डाइंग डिक्लेरेशन को लेकर के क्या डिफरेंस है ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू अवर ब्रीफ मैं आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज बताता हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, पेशेंस बनाए रखिएगा, लेकिन ये है कि बहुत अथेंटिकली समझाऊंगा। हो सकता है बोर हो या फिर लगे कि बहुत लंबा लेक्चर जा रहा है, आप पॉज करना या फिर बंद कर देना, दोबारा आकर के देखना, लेकिन देख लेना कंप्लीटली, आपके ही बेनिफिट के लिए वीडियो बना रहा हूँ। खैर, सेक्शन 32 की अगर हम बात करें तो बेयर एक्ट में लिखा गया है स्टेटमेंट्स बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस। सेक्शन 32 जब स्टार्ट होता है तो उन लोगों के बारे में बताता है कि जिनको एज अ विटनेस कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता है, अर्थात जो कोर्ट में नहीं आ सकते हैं। अब इसके अंतर्गत में लिखा है केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट फैक्ट्स बाय पर्सन हु इज डेड और हु कैन नॉट बी फाउंड एक्सेट्रा इज रेलिवेंट। ये सेक्शन 32 का हेडिंग है। इसमें यह कह रहा है कि या तो वो लोग जो एक्सपायर हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं, या फिर जो मिल नहीं सकते, एक्सेट्रा एक वर्ड लगा दिया, उनका स्टेटमेंट रिलेवेंट होगा। अंदर में लिखा है स्टेटमेंट्स रिटन और वर्बल और ऑफ अ रिलेवेंट फैक्ट मेड बाय पर्सन हु इज डेड और हु कैन नॉट बी फाउंड और हु हैज बिकम इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस or whose attendance cannot be procured without an amount of delay or expense which under the circumstances of the case appears to the court unreasonable are themselves relevant fact in the following cases। अब नीचे केसेस दिए, इसमें 4 टर्म्स के बारे में इसने कहा। पहला कहा who are dead, जो कि मर चुके हैं। दूसरा इसने कहा है who cannot be found, जो अब मिल नहीं सकते हैं। और तीसरी बात कह रहा है ये who become incapable of giving evidence, और चौथा कह रहा है whose attendance cannot be procured by a reasonable delay or expense। तो अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कि ये who is dead के बारे में। who is dead मतलब जिसने स्टेटमेंट दिया है वो बंदा एक्सपायर कर गया है, तो उसका स्टेटमेंट भी मायने रखेगा। दूसरा बात आई थी कि जो मिल नहीं सकता, अब मतलब जो बंदा था वो अब ढूंढा नहीं जा सकता है, वो लुप्त हो चुका है या फिर गायब हो चुका है, एनी हाउ हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तीसरा टर्म आता है whose attendance cannot be procured without any delay, जिसका मान लीजिए कोई बहुत दूर है, विदेश में है, जिसको हम बगैर खर्चे के, बगैर एक्सपेंस के नहीं बुला सकते हैं, या फिर केस बहुत ट्रायल में चल रहा है, बहुत फास्ट ट्रैक ट्रायल है, लेकिन उसमें वो डिले मांग रहा है, वो ऐसी पोजीशन पे है कि जिसको लाने में 1-2 साल लग सकता है,
तो उस केस में उसका मतलब उसका स्टेटमेंट हम अडॉप्ट कर लेंगे। और चौथा पॉइंट था इनकेपेबल ऑफ बीइंग गिविंग एविडेंस, जो कि इनकैपेबल हो चुका हो, फिजिकली जो बंदा फिट नहीं है वो इनकैपेबल हो चुका हो, उसको हम कहेंगे इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस। याद रखिए इसमें अनसाउंडेड माइंड को नहीं लिखा गया है, लेकिन इनकैपेबल ऑफ बीइंग गिविंग एविडेंस के अंतर्गत अनसाउंडेड माइंड पर्सन भी इंक्लूडेड है, उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी। इनकैपेबल कोमा में हो सकता है, याददाश्त चली गई हो, या फिर अब वो सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा ये इसके आगे के ट्रीटमेंट्स पे डिपेंड कर रहा हो, तो वो इनकैपेबल हो चुका है, एविडेंस नहीं दे सकता है, उन व्यक्तियों के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा, उनका स्टेटमेंट मायने रखेगा। अब देखिए क्लॉज 1 में दे रखा है व्हेन इट्स रिलेट टू कॉज ऑफ डेथ। इसका मतलब मैं बता देता हूं। डाइंग डिक्लेरेशन तभी आएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, डाइंग डिक्लेरेशन तभी हम उसको मानेंगे जब जो बंदा दे रहा है, जो पर्सन डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा हो, उसकी डेथ का क्वेश्चन हो। मान लीजिए ए ने कोई डिक्लेरेशन दिया है अपनी मौत के पहले, और मौत देने के बाद वो एक्सपायर कर जाता है कि वो प्रॉपर्टी बी की थी या फिर बी को सी ने मारा है, तो ये डाइंग डिक्लेरेशन नहीं कंसीडर किया जाएगा। डाइंग डिक्लेरेशन वो कंसीडर किया जाएगा जो आपने अपनी मौत के विषय में बताया हो। ए अगर ये कहता है कि मुझे असॉल्ट, मुझ पर हमला बी ने किया है जिसकी वजह से मेरी ये हालात हुए हैं, तो वो उसका स्टेटमेंट उसके कॉज से रिलेट किया जाएगा, ना कि किसी दूसरे की मृत्यु से। स्टेटमेंट पढ़ता हूं। When a statement is made by a person as to the cause of his death, as to the cause of his death, or as to any of the circumstances of the transaction which resulted in his death, in case in which the cause of the person deaths come into the question, जहां पे उसकी मृत्यु क्वेश्चन पे है, वहां पे उसका कारण जो कि उसने बताया हो अपनी मृत्यु के बारे में, वो या फिर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन बता रहा हो कि जो कि उसकी मृत्यु से रिलेटेड है। अब भाई कॉज तो समझ में आया कि ठीक है, उसने कह दिया कि बी ने मुझको मारा है, ए ने। ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? तो ट्रांजैक्शन के लिए मैं आपको एक केस बताता हूं, पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। इस केस का फैक्ट ये था कि एक भाई साहब थे जिन्होंने कुछ पैसा किसी को दे रखा था, ठीक है, वो पैसा नहीं दे रहे थे, ये मांग रहे थे। एक दिन जो पैसा लिया था उसका लेटर आता है इनके पास कि आप अपना पैसा बहरामपुर में आकर के ले लीजिए। ये वो लेटर अपनी वाइफ को दिखाते हैं और बहरामपुर के लिए निकल लेते हैं कि वाइफ से कहते हैं कि ये लेटर आया है, मुझे उसने बहरामपुर बुलाया है मेरा पैसा वापस करने के लिए। वो भाई साहब वहां पे जाते हैं, उनकी हत्या की जाती है, उनकी बॉडी के 7 टुकड़े करके बक्से में रखे रेलवे कंपार्टमेंट में डाल दिया जाता है। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन की बात की गई थी, जो गिल्टी ठहराया गया उसमें एक पॉइंट ट्रांजैक्शन का भी था। क्या ट्रांजैक्शन? उसने अपनी वाइफ को वो सर्कमस्टांसेस बताए कि मैं वहां पे जा रहा हूँ, मृत्यु वहां पे हुई। ये डाइंग डिक्लेरेशन के अंतर्गत कंसीडर किया गया कि या तो आप वो ट्रांजैक्शन बता दो, है ना, तो उसके अंतर्गत सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन, उसने अपनी वाइफ से कहा कि मैं वहां जाऊंगा, वहां पे उसको मारा गया, ये सर्कमस्टांसेस बताता है। कोई ये कह दे कि मैं वहां पे जा रहा हूं, अब उसकी वहां पे मृत्यु हुई, तो ये क्या होगा? सर्कमस्टांसेस के बारे में जिक्र करना। एक बात और आपको बताता हूं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द एविडेंस के बारे में, कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द एविडेंस क्या होते हैं। लिख लीजिएगा कहीं पे, नहीं तो वीडियो रिमाइंड करके याद ही कर लीजिएगा। तो पहला बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस होता है एविडेंस शैल बी कन्फाइंड टू ओनली फैक्ट इन इश्यू। जो फैक्ट इन इश्यू है, जो भी आप रिलेवेंट फैक्ट दोगे वो फैक्ट इन इश्यू से ही कन्फाइंड होना चाहिए, उसके इर्द गिर्द ही होना चाहिए, उसके बाहर नहीं। अगर मर्डर की बात चल रही है तो मर्डर से ही रिलेटेड आप फैक्ट्स देंगे, ये कि नहीं कि अक्यूज ने सुबह क्या खाना खाया था, ये इररिलेवेंट फैक्ट है। दूसरा पॉइंट है, इसी वजह से बेसिक प्रिंसिपल बता रहा हूं, दूसरे पॉइंट की वजह से, हियर से एविडेंस कैन नॉट बी यूज्ड एज अ एविडेंस। हियर से एविडेंस जो सुना हुआ एविडेंस है, मतलब किसी के द्वारा आपके पास में नॉलेज आई है कि हाँ वहां पे एक घटना घटी है, तो उसको कहते हैं हियर से एविडेंस। ये एविडेंस के अंतर्गत कंसीडर नहीं किया जाता है। तीसरा पॉइंट है ऑलवेज परफेक्ट एविडेंस शैल बी यूज्ड इन ऑल मैटर्स। परफेक्ट एविडेंस या फिर डायरेक्ट एविडेंस जिनकी हम बात करते हैं, ऑलवेज
इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने टाइप्स ऑफ एविडेंसेस बताए थे कि कितने प्रकार के एविडेंसेस हो सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कीजिएगा। तो कोर्ट उस बात को ज्यादा कंसीडर करती है जिसमें डायरेक्ट एविडेंस की बात कही जा रही है। जैसे कोई डायरेक्ट विटनेस है जिसने मर्डर होते हुए देखा है, वो एक डायरेक्ट एविडेंस है। तो अब इन बेसिक प्रिंसिपल्स को बताने का मतलब क्या था, क्योंकि जो डाइंग डिक्लेरेशन है इट इज एन हियरसे एविडेंस एक तरीके से, लेकिन इसको कंसीडर किया जाता है, अर्थात ये बेसिक प्रिंसिपल्स का एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। इसकी एविडेंटरी वैल्यू बहुत ज्यादा है डाइंग डिक्लेरेशन की, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं कि हियरसे एविडेंस को कंसीडर नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक तरीके से डाइंग डिक्लेरेशन हो रहा है। अब बात करते हैं हम एक आगे की तरफ। तो सबसे पहले आता है डिले और एक्सपेंस, तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक। अब इसमें स्टेटमेंट ये लिखा गया था कि सच स्टेटमेंट्स आर रिलेवेंट वेदर द पर्सन who made them was or was not at the time when they were made under expectation of death, and whatever may be in nature of the proceeding in which the cause of his death comes into question। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो डाइंग डिक्लेरेशन बंदा दे रहा है वो इस बात से ज्ञात था कि मेरी मृत्यु हो जाएगी अथवा नहीं होगी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते वो डाइंग डिक्लेरेशन देने के बाद एक्सपायर कर गया हो। जैसे फर्ज कीजिए कि अगर मजिस्ट्रेट ले रहा है डाइंग डिक्लेरेशन आपसे, तो वो आपसे पहले क्वेश्चन पूछेगा, क्या आपको कोई होप है कि आप बचोगे कि नहीं बचोगे, और आप कहते हो कि नहीं, मुझे कोई होप नहीं है कि मैं बचूंगा, तो इसका मतलब आपको पता है कि मैं अब नहीं बचने वाला हूं, आपको फील हो चुका है। तो वो आप एक एक्सपेक्टेशन में है कि हाँ अब मेरी डेथ होनी है। लेकिन वही आपने, जैसे मैंने पकाला नारायण स्वामी के केस में कहा, उसको नहीं पता था कि वो मरने जा रहा है या फिर लोग उसको मार देंगे वहां पे, लेकिन उसने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं वहां पे जा रहा हूं, हालांकि वो सर्कमस्टेंशियल केस था। लेकिन आपको नहीं भी पता है, आप कोई सेंटेंस दे रहे हो या फिर कुछ चीज बता रहे हो और उसके बाद आपकी मृत्यु हो जाती है, तो भी वो डाइंग डिक्लेरेशन ही कंसीडर किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ में लिखा गया है, Now the expectation of death does not affect the relevancy of dying declaration, but it will certainly affect the weight attached to the declaration if the person making the declaration is conscious that he is dying. Soon the possibility to speak the truth is a great importance. अगर जो भाई साहब एक्सपायर कर रहे हैं, उनको पता है कि मैं मर जाऊंगा और डाइंग डिक्लेरेशन दे रहे हैं, तो उसकी वैल्यू थोड़ा ज्यादा होती है इररेस्पेक्टिव ऑफ अगर उसको ये नहीं पता है कि मैं मर जाऊंगा। अभी ये बताऊंगा बाद में क्यों, जब उसकी क्या कहते हैं एविडेंटरी वैल्यू बताऊंगा या फिर रीजंस ऑफ एडमिटिंग के बारे में बात करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कुछ रीजन कि सबसे पहले इसको हम क्यों एडमिट करते हैं डाइंग डिक्लेरेशन को, बल्कि ये है तो एक हियरसे ही एविडेंस। तो एक मैक्सिम है नियोमो मोरिटोसिस पैरामोटोसिस मेनरी, इस नाम से एक मैक्सिम, इस स्टेटमेंट से नाम से एक मैक्सिम है। इसका मतलब ये है कि ऐसा हम मानते हैं कि नो वन एट द टाइम ऑफ डेथ इज प्रिज्यूम्ड टू बी लाई एंड ही विल नॉट मीट द मेकर हिज मेकर विद अ लाई इन हिज माउथ। कि मतलब कोई भी अपने अंतिम समय में झूठ नहीं बोलेगा, और वो जो अपने मेकर मतलब अर्थात ईश्वर भगवान अल्लाह जो भी अपने मेकर से मिलने जा रहा है, तो वो झूठे शब्द लेकर के यहां से नहीं जाना चाहेगा। ये एक चीज हम मानते हैं। अभी आपको लग रहा होगा ये सर क्या मतलब मैक्सिम कैसे सूट कर रही होगी, लेकिन ये वास्तविकता में है ये चीज। इस बात को हम लोग इसीलिए मानते हैं कि जो आखिरी अंतिम समय में बंदा बोलेगा वो सच ही बोलेगा, ऐसा उस बात के लिए हम उसको कंसीडर करते हैं। इंडियन लॉ रिकॉग्नाइजेस दिस फैक्ट एज अ डाइंग मैन सेल्डम लाइज। इंडियन लॉ में इस बात को कुछ इस तरीके से एक्सेप्ट किया गया है कि मरने वाला व्यक्ति शायद ही कभी झूठ बोले, क्योंकि वो अंतिम पड़ाव पर है। और वही बात यहाँ पे आ गई थोड़ा सा स्पिरिचुअल टाइप में
कि वो एक ईश्वर के दरबार में जा रहा है तो झूठ नहीं बोल के जाना चाहेगा। ट्रुथ सिट्स अपॉन द टिप्स ऑफ द डाइंग पर्सन, मतलब जो सच होता है वो उस बंदे के एकदम मुख पर होता है, वो झूठ नहीं बोल के जाएगा। एक इसमें केस है, आप अंदर की चीजें पढ़ लीजिएगा। शरद बिरदीचंद शरद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इंपॉर्टेंट केस है, कई बार पूछता है। ये सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड है, सर्कमस्टांसेस और ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, जिसमें कि डेथ कॉज की गई, जैसे पकाला नारायण स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र था। तो ये हो गया रीजंस। अब मैं आपको बताता हूं कुछ पॉइंट्स, कुछ खास तरीके के पॉइंट्स जिनको इसमें बार बार ये लोग पूछते हैं एग्जाम्स में। तो सबसे पहले है कि the fact that the disease lingered for some days after the fatal injuries does not deprive the statements of his character as a dying declaration admissible under this section. The interval between the statement and the death is immaterial. अगर किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया उसके बाद वो कुछ दिनों बाद एक्सपायर कर रहा है तो ये इमटेरियल है, मतलब इस बात से नहीं डिनाई किया जाएगा कि भाई आपने कोई स्टेटमेंट दिया और आप 3 दिन बाद एक्सपायर कर रहे हो, बहुत ज्यादा टाइम गैप है, तो एक बार कंसीडर बनता है। कोरोबेटिव सपोर्टिव एविडेंसेस उस बात के दिए जाते हैं, लेकिन ये इमटेरियल होता है कि उससे कुछ दिन बाद वो मरा है। दूसरा पॉइंट है, बट इफ देयर इज नथिंग टू शो दैट इंजरीज टू विच कॉज्ड द स्टेटमेंट ऑफ द डिसीज रिलेटेड वर द कॉज ऑफ हिज डेथ, द स्टेटमेंट इज नॉट एडमिसिबल एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। अगर जिन चोटों के कारण, अर्थात ए ने मानते हैं बी को मारा, असॉल्ट किया, लेकिन बी भाई साहब की मौत निमोनिया की वजह से हुई, मतलब जो इंजरीज उन्होंने प्राप्त की थी उससे उनकी डेथ नहीं हुई है, तो इस केस में वो जो स्टेटमेंट दे के जाएंगे वो एज अ डाइंग डिक्लेरेशन नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। नेक्स्ट वन है, इफ द डिसीज स्टेटेड दैट ही वाज इंजर्ड बाय एक्स बट ही डिड नॉट डाई फॉर द इंजरीज रादर ही डाइड ऑफ सम इलनेस, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। और अगर किसी महिला के साथ में बलात्कार हुआ, रेप हुआ और उसने देन आफ्टर सुसाइड किया कुछ दिनों बाद, तो हम इसको डाइंग डिक्लेरेशन के अंतर्गत नहीं लाएंगे, क्योंकि उसकी डेथ कॉज ऑफ द इंजरीज ड्यूरिंग द रेप या रैविश के दौरान नहीं हुआ है, इसलिए हम उसको डाइंग डिक्लेरेशन के अंतर्गत कंसीडर नहीं करते हैं। फाइन, ये था आपके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। अब मैं आपको बताता हूं कि डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड क्या बात महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन की अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए एक से ज्यादा डाइंग डिक्लेरेशन दिए गए हैं, तो आप उनमें से किस डिक्लेरेशन को ज्यादा ऑथेंटिक मानोगे। जैसे एक फेमस केस बताता हूं, 2012 का निर्भया हत्याकांड हुआ था, बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही क्रूर घटना थी हमारे देश की। तो उसमें जो लड़की थी 23 साल की, उसने 3 स्टेटमेंट दिए थे। जब उसको सफदरगंज हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां पे उसने अपना एक लेडी डॉक्टर को स्टेटमेंट दिया, देन आफ्टर एक कुछ दिन बाद एसडीएम को दिया था, देन आफ्टर एक प्रॉपर मजिस्ट्रेट को हुआ था। अब उस बात में उसके तीनों जो स्टेटमेंट्स थे वो एक ही साइड थे, उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं नजर आ रहा था। तो उन सबका कोरोबेटिव एविडेंसेस मिला करके उन तीनों स्टेटमेंट्स को सही मान करके, क्योंकि वो एक ही दिशा में थे, कुछ वो झूठ मूठ नहीं बता रहे थे, इसलिए उन सारी चीजों को कंसीडर किया गया। लेकिन जहां पे मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशंस कंट्रोडिक्ट कर रहे हो एक दूसरे को, अपोजिट हो, जिसमें विरोधाभास हो, उनमें हम क्या करेंगे। तो उनमें सबसे पहले वाला जो होता है डाइंग डिक्लेरेशन, जो आपने पहली बार दिया है, उसको मोर ऑथेंटिकली समझा जाता है कि हाँ इसको ही हम लेंगे, लेकिन केवल उसके बेस पे हम कन्विक्ट नहीं ठहरा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, केवल और केवल डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे हर केस में, गौर से सुनिए, हर केस में कन्विक्शन नहीं दिया जा सकता है। अगर वो डायरेक्ट है, बहुत वेटेड है, एकदम जो मरने वाला उसने क्लियरली इंटेंशंस दे दिए कि मेरे साथ इन्होंने ये किया है, तब तो कोरोबेटिव मतलब सपोर्टिव एविडेंसेस की जरूरत नहीं है।
लेकिन अगर उस पर एम्बिग्यूटी है या कुछ अफर्मेटिव नहीं हो पा रही है, मतलब पॉजिटिव साइंस नहीं है, कुछ मतलब खटक रहे हैं पॉइंट्स, तो वो उस पर हम कोरोबेटिव एविडेंसेस को लेते हैं। देन आफ्टर हम अक्यूज्ड जो भी है उसको कन्विक्ट ठहराएंगे। कई बार ये होता है कि उसको ले कौन सकता है डाइंग डिक्लेरेशन को, डॉक्टर की बात आती है, पुलिस की बात आती है, मजिस्ट्रेट की बात आती है। तो मैं आपको बता दूं डाइंग डिक्लेरेशन कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन जो मोर ऑथेंटिक वाला सीन है वो घटता है मजिस्ट्रेट के साथ, क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लेता है। आजकल तो वीडियोग्राफी भी चल गया, आप वीडियोग्राफी के द्वारा भी ले सकते हैं। कोई अदर पर्सन लेता है तो उसका थोड़ा सा वेट कम रहता है, डॉक्टर का थोड़ा और ज्यादा रहता है, पुलिस का थोड़ा और ज्यादा है। मजिस्ट्रेट क्योंकि क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लेता है इसलिए उसका मोर ऑथेंटिक होता है। एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है, मुझे केस का नाम नहीं याद आ रहा है, तो उसमें मजिस्ट्रेट का थोड़ा सा ज्यादा वेटेड किया जाता है। एविडेंटरी वैल्यूज की बात करूं तो एविडेंटरी वैल्यूज में कन्विक्शन, अनकॉर्पोरेटेड डाइंग डिक्लेरेशन, यही जो मैंने आपको बता दिया कि एविडेंटरी वैल्यू इसकी यही है कि केवल और केवल डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पे कन्विक्शन नहीं ठहराया जा सकता है हर केस में, कुछ केस में ठहराया जा सकता है जिसमें डायरेक्ट एविडेंस हो। अब इंडिया और इंग्लैंड में डाइंग डिक्लेरेशन को लेकर के क्या अलग अलग चीजें हैं। इन इंग्लैंड डाइंग डिक्लेरेशन इज नॉट एडमिसिबल इन सिविल केसेस, लेकिन इंडिया में सिविल और क्रिमिनल दोनों में ये एडमिसिबल है। इन इंग्लैंड डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिसिबल ओनली इन अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ होमोसाइड। वहां पे अगर कोई होमोसाइड का केस है, मर्डर का केस है, मैनस्लॉटर का केस है जिसमें मर्डर हो रहा है, तो उसमें ही ये एक्सेप्टेड है। लेकिन इंडिया में ये कॉज ऑफ डेथ को लेकर के रिलेवेंट है, वो चाहे सुसाइड का केस हो या कुछ भी हो। इंग्लिश लॉ में सर्टेन कंडीशंस दी गई हैं जिनके अंतर्गत ही डाइंग डिक्लेरेशन को हम एक्सेप्ट कर पाते हैं। वो कंडीशंस हैं, इट इज नेसेसरी दैट डिक्लेरेशन शुड हैव बीन इन एक्चुअल डेंजर ऑफ डेथ, दैट इज टू से स्टेटमेंट मस्ट बी मेड आफ्टर रिसीव्ड इंजरीज। इंग्लिश लॉ ये कहता है कि आपको इंजरीज मिली हो, आप मर ही जाओगे, इस बात का आपको डर रहा हो, एकदम आप खो चुके हो, तब हम डाइंग डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन इंडियन लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे मैंने कला नारायण स्वामी का केस डिस्कस किया, उसमें आप मरने से पहले आपको पता ही नहीं है तो मैं मार दिया जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, आप कोई भी स्टेटमेंट देकर के जा रहे हो तो वो कंसीडर किया जाएगा डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में। एंड ही शुड बी अवेयर ऑफ दिस डेंजर एंड अबैंडन ऑल द होप्स। रिकवरी का कोई उसको होप नहीं, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है। द डेथ कॉज्ड हैव बीन कॉज्ड इन इंडिया। इन इंडिया और इंग्लैंड दोनों में मृत्यु हो ही जानी चाहिए। और क्वेश्चन जो है आपकी खुद की मृत्यु का हो, ना कि किसी और की मृत्यु का आप स्टेटमेंट दे रहे हो, ध्यान रखिएगा। इंडिया में पहली और दूसरी केवल एप्लीकेबल नहीं है। अब एक बात है FIR, क्या डिक्लेरेशन हो सकता है डाइंग डिक्लेरेशन? तो बिल्कुल हो सकता है, अगर उसमें ये चीज़ें मेंशन की गई हैं, आप पहुंचे हो, कोई आपने रिपोर्ट लिखवाई है, आपको इंजरीज थी, फैटल इंजरीज थी, देन आफ्टर वो कंसीडर किया जा सकता है। सेक्शन 32 में अभी 7 पॉइंट्स और हैं, उनको मैं अलग से बनाऊंगा। ये डाइंग डिक्लेरेशन 32(1) क्लॉज का था, ये पूरा एक अलग टॉपिक था, इसलिए इसको अलग से पढ़ाया। So thank you so much for watching this video and must subscribe and share the video. Thank you so much.